दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर हम इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग का पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज विश्व में भिन्न तीन प्रकार से अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर पूछेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से निम्न में से कौन आता है। तो याद रखना, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे इसका पूरा डिटेल्स भी बताए हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के लिए साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, कि माने किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार में रहता है। जैसे कोई भी चीज, जैसे अमेरिका है, उसके पास अधिकार में है, उस पर दूसरा कोई का अधिकार नहीं होगा, जो इनका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे इस देश का नाम है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। इसी प्रकार से हम लोग का समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें चीन और क्यूबा आदि देशों के समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब होता है कि पूंजीवादी और सरकार दोनों मिल जाएगी। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के लिए साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। पूछेगा कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये बार बार आप लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो वहां पर देगा पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो यहाँ पर हम लोग का याद रखना होगा कि भारत का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास को दो भागों में बांटा गया है, एक आर्थिक विकास तथा एक मौद्रिक विकास। लिखिएगा, अर्थव्यवस्था का विकास। दो प्रकार से है, दो प्रकार से है अर्थव्यवस्था का विकास। में अर्थव्यवस्था का विकास दो प्रकार से है। पहला आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक। मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा। मौद्रिक विकास, मौद्रिक विकास। पहला में लिखेगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास
शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। पूछेगा कि आर्थिक विकास किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। माने विकासशील जो देश विकसित हो उसके लिए आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है। अब लिखिएगा इसके बाद है मौद्रिक विकास। नोट में लिख लिया लो। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थ व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। होती है एकरा बारे में बतले बने प्रो मेयर एवं वाल्डविन। देखिए आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्र में आय वृद्धि होता है। इसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि मैंने जिस देश का सबसे अधिक आय होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक विकास या विकसित देश उसी को कहा जाता है, यानी विकासशील देश उसी को कहा जाता है। सर आगे लिखवाते हैं। देखिए नोट 2 में बता रहे हैं, नोट 2 में आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति वृद्धि दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि दर के बीच का संबंध है। ठीक है, एक ये बारे में बतैले के बाद अब प्रोफेसर रेस्टुआ ने, मतलब श्रम का मतलब होता है कि मजदूर, मतलब कि विकास करने के लिए, कोई काम करने के लिए हमें मजदूर भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए तभी जाकर काम होगा, और मशीन भी चाहिए। आगे तीसरा नोट में बताया कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। कोई पूछेगा कि आर्थिक वृद्धि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो विकसित देशों के लिए। ठीक है, इसके बाद है समवेशी विकास। समवेशी विकास का मतलब कि विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत नहीं रहे। ऐसे ही
विकास के लिए क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। मतलब कि समाज में सभी वर्ग पढ़े भाई, सभी वर्ग बढ़िया बढ़िया पद ले, नौकरी ले ना, पहले ये सब नहीं था, लेकिन आज के डेट में ये दिन पर दिन आदमी विकसित हो रहा है। पहले जैसे लड़कियां नहीं पढ़ती थी लोग, आज के डेट में पढ़ रही है लोग। इसके बाद आते हैं यहाँ पर आर्थिक नियोजन। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। नोट में, भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग, देखिए ये योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। आज के डेट में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। ये कब बदला गया? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी पूछता है योजना आयोग का नाम बदलकर कब रखा गया, तो आपको याद रखना होगा कि 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए ये योजना आयोग के बारे में पूरा डिटेल्स हम लिखे हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कोई पूछेगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी हो गए, उसके पहले मनमोहन सिंह थे तो मनमोहन सिंह, पहले हमने के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहन तो ओकर अध्यक्ष के हुई। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे 1951 से 56 के बीच योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो यही लिखा गया है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये आपको माइंड में याद रखना होगा कि जब का पूछेगा, तो आपको जब ही प्रश्न पूछता है तो अपडेटेड क्वेश्चन पूछता है। जिसे अभी का पूछेगा कि अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, उसी जगह पर पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, याद रहेगा। दूसरा पॉइंट में दिए हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को किया गया। पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को। हमने के देश कब आजाद हुई रही, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। उसके बाद अब है हम लोग का कि योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष में 8 सदस्य होते हैं। पूछेगा कि योजना आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 गो। सदस्यों की कुल संख्या कितना होता है, 8 गो होता है। इसके बाद है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग का नाम बदलकर रखा गया है, नीति आयोग। जो मैं पहले बताया आप लोग का कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नीति आयोग। काम वही, खाली नाम बदला है। इसे मान के चला कि पहले मुगल सराय स्टेशन रहे, अब वो क्या नाम दे, दीन दयाल उपाध्याय ना, उस स्टेशन का नाम बदल दिया गया। तो ऐसे ही उसी प्रकार से इसको योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग। इसके बाद है भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। माने जौन पंचवर्षीय योजना जौन चलत रहे हमनी के, जौन 51 से 56 चल, टोटल कै गो, 12 गो। कब तक चलल, तो ये चलल बा कब तक, तो देखिए अंतिम पंचवर्षीय योजना 1912 से लेकर 1917 तक। अब एक बाद जौन चलता, जौन नीति आयोग वाला चलता, कौन चलता, नीति आयोग वाला। तो ये ध्यान रखना है, पूछे कुल कितने पंचवर्षीय योजना लागू अभी तक हुआ है, तो 12 गो। अब उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी, तो 1951 से लेकर 1956, 50 में लागू भइल। लेकिन योजना कब से चलल, जितना हम लोग का गांव घर में काम होता है, मनरेगा हो गया, नरेगा हो गया, ये सारे चीज, ये सब इसी योजना के अंतर्गत होता है, समझे बात। इसके बाद है अंतिम प्रश्न यहाँ ये भी पूछ सकता है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो 12 से 17 तक, 12 से 17 तक, याद रहेगा। चलिए आगे अब हम लोग चलेंगे। देखिए है हम लोग का विकास परिषद, जिकरा के एनडीसी कहा जाला, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग, ये राष्ट्र के विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच
के तालमेल के मेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें राज्य परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। पूछेगा कि राज्य परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। या आप पूछेगा कि राष्ट्रीय एगो पंडित योजना आयोग के अध्यक्ष जना के नीति आयोग के हुई तब प्रधानमंत्री, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के हुई तब प्रधानमंत्री। जे प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी बना थे, नरेंद्र मोदी बना। इसके बाद आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ही होता है कि पहले हमने के दुकान में जात रही जा का लेके चावल, आ चावल लेके गनी जाना से चीनी लेके नहीं जा, वो करे के वस्तु विनिमय प्रणाली कहल जाला। ठीक बा। पुराने समय में लोग खाल लेके जाते थे, जो आदि मानव काल के समय चल रहा था उस समय खाल, जैसे मान के चला अभियो जन बा भाई खसी उसी कटता है ना जी, उसका देखिए खालवा लेके जाता है लोग मार्केट में उसको बेचने के लिए। यही पर एगो जूठन चैप्टर है, इंटर में जाइएगा लोग तो उसमें पढ़ना है। तो खाल को बेचा, तो खाल तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब एक बात समझ लो कि कोई भी वस्तु हम लेकर गए, जैसे गेहूं लेकर गए, उधर से आटा लेकर आए किन कर भाई गेहूं चलो भाई, ओकरा बाद जाए जिसे मान के चलिए कि धान लेकर गए, उधर से मीठा किन के ले लू, ओकरे के वस्तु विनिमय प्रणाली माने वस्तु दे लू दोसर वस्तु ले लू। ठीक बा। तो यही है पहला कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तुओं से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहेंगे? एक वस्तु से वस्तु लेंगे ना, कोई भी वस्तु गए दुकान में दिए और दूसरा वस्तु लेकर आए, उसी को क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। सूखल मरीचा लेवे के हवा ना, लेके गयलू मसूरी, मसूरी भइल। आते हैं अगला। तो वस्तु विनिमय प्रणाली आप लोग समझ गए। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहेंगे? वस्तुओं से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली का मतलब क्या होता है कि मुद्रा से वस्तुओं का सेवाओं के लिए विनिमय मौद्रिक प्रणाली। मुद्रा के मतलब माने पैसा से गईलू दुकान में आ उन्हें से आधा किलो सेव किन के ले लू, चाहे अंगूरे किन के लेके अइलू, तो का ओकरा कहल जाई? ओकरा के मौद्रिक प्रणाली कहल जाई। माने मुद्रा ओकरा के देलू, ओकरा बदला में दोसर सामान किन कर आपने लाया। तो मौद्रिक प्रणाली आप लोगों ने समझे कि भाई पैसा ले जाए के बाद दोसर सामान खरीद के लावे के बाद। ठीक बा। उसके बाद है बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली का मतलब बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय क्रियाओं को संपादन होता है, उसे हम बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। जैसे चेक के माध्यम से, देखिए ये चेक है, यही चेक है, ऐसा ही चेक आता है। ठीक है, आप लोग भी खाता होता खुलवाइएगा तो चेक को ले लीजिएगा लोग। तो बैंकिंग प्रणाली का मतलब बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय क्रियाओं को संपादन होता है, उसे हम बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। अब आते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। एक संकेत से व्यक्ति दूर उपस्थित दूसरे व्यक्तियों को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का स्थानांतरण, मतलब कि कहे के मतलब है कि हम बैंक में गए नहीं, हमारे दिल्ली में भैया रहता है, उनका भी पैसा विदा करे के बता, अपना स्टेट बैंक में गए और वहां पर वहीं से एक कागज लेंगे और इस कागज पर भर के और उनका अकाउंट नंबर और मैं अपना अकाउंट नंबर, तो उस पर उन पर हाथ मैंने भेजना है तो उनको वाला डाल देंगे, जितना अमाउंट तो बैंक वाला सीधे मारेगा एक होना। कैसे हमने क्या आज के डेट में चलाओ तो गूगल पे, फोन पे ना, पेटीएम, ये सब चल रहा है ना जी। तो हम लोग आपके पास पैसा, सर जी पैसा ले, हाँ पेटीएम बा, हाँ सर जी लो ट्रांसफर कर देंगे। तो उसी प्रकार से पहले बैंक में आज भी होता है, पहले भी होता था। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एटीएम। एटीएम तो पॉपुलर हो गई बात। देखिए एटीएम कार्ड ऐसा ही आता है,
ऐसा इसमें सबसे कमाल किसका है ने होने कोनो कमाल नहीं है, कमाल इसका इसी का है। ये का के बना रहता है, सिलिकॉन का। आप लोग का सिम भी इसी का बना होता है, एकरे में सब चीज बा। देखिए एटीएम प्रणाली, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड, ये देखिए प्लास्टिक है, ये छोटा सा कार्ड है, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित संकेत में ये संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा को एटीएम प्रणाली कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ए के मतलब ऑटो, टी के मतलब टेलर, एम के मतलब मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम सुविधा आई तो अब हमनी के जाए तो बगली में पैसा नहीं के, खाली हई कार्डवा रही तो कहीं पैसा निकाल लेवली, माने जहाँ एटीएम मशीन लागल रही वही जे। अभी ना कि बिना एटीएम मशीन लागल नहीं के पैसा निकाल ले थोड़े, जहाँ एटीएम मशीन लगा रहेगा वहाँ। तो एटीएम वाला बात समझ गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। देखिए क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक वैसा कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक के द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। देखा क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि जिसे आपका बैंक के साथ अच्छा मतलब कि रहेगा, जिसे देन लेन अच्छा रहेगा, मैंने पैसा कौड़ी आप निकालते हैं जाते हैं तो आपको बैंक क्रेडिट कार्ड एगो देता है। उस कार्ड से ये रहता है कि अगर बाई दफे आपको बैंक के पैसा खत्म हो गया तो उसमें आपको बैंक अपने तरफ से आपको काम चलाने के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक लिमिट रहता है। इससे भी अधिक मतलब जिसका जैसा अपना व्यवसाय रहता है, बिजनेस रहता है, उसके हिसाब से उसका क्रेडिट कार्ड रहता है। समझे बात। बाई दफे अगर आपके पास एक पे एक पैसा खत्म हो गया है तो आपको बैंक अपने तरफ से आपको उतना पैसा अवेलेबल कराएगी और उसके बाद फिर उस पैसा को देना होता है, वही क्रेडिट कार्ड होता है। समझे बात। तो वही कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का वैसा कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक के द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं डेबिट कार्ड। बैंकों के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का वैसा कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा पैसा का उपयोग किया जाता है, उसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं। मतलब कि बैंक में पहले से आप पैसा जमा किए हैं तो वो कार्ड ले लिए हैं, उसके बदले में आप कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट वार्केट अपना सामान खरीद रहे हैं, उसी को हम लोग उसे उपयोग कर ले रहे हैं, जिसे एटीएम कार्ड हुआ ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेबिट कार्ड। अब आते हैं आर्थिक विकास के मापक एवं सूचांक पढ़ेंगे। ये इसमें है कि राष्ट्रीय आय पहले में नेशनल इनकम माने आवेला ना, किसी भी देश के एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नोट में राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक है। राष्ट्रीय आय क्या है भाई, तो विकास के लिए एक सूचक है ना। अब आइएगा इसमें है विकसित देश। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसे हम विकसित देश कहेंगे। माने जिस देश का पैसा सबसे अधिक आएगा, इनकम आएगा, देश छोड़िए जिसके घर में अच्छा इनकम रहेगा वही ना व्यक्ति आगे रहेगा हो। तो के काम नहीं करे, बड़ा पैसा है ओकरा घरे नु पहलवान नहीं है ना, हाँ उसके घरे 1.5 लाख का महीना आ रहा है, 2 लाख का महीना, तो भाई वो विकसित है ना। हाँ तो उसी प्रकार से देश में भी होता है। अविकसित देश, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित देश कहा जाता है। अब आइएगा प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। माने जितना तार देश के आय बा आ ओकरा बाद तारा देश के कितना जनसंख्या बा,
ओकरा दोनों में भाग दे दिए आ जौन भागफल आई माने जौन बाची ओकरे के हमने के प्रति व्यक्ति आय कहले जाता है। ये याद रखे के बाद प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा, ये प्रश्न पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बराबर कुल जनसंख्या, याद रहेगा ना। इसके बाद आते हैं यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत होती है। इसके बाद यहाँ पर आएगा आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का सूचांक माना जाता है। इसके आगे और बता रहे हैं देखिए, इसके आगे लिखवाए गए हैं उसी में विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार जिस देशों के प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश कहा जाता है। माने जिस देश के आय माने एक व्यक्ति के आय एक साल में 4,53,000 2006 के अनुसार अगर वो बा तो वो देश का बा विकसित बा, ठीक बा। दूसरा है कि विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार जिन देशों को प्रति व्यक्ति आय 37,000 प्रति वर्ष या इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाएगा या विकसित देश कहा जाएगा। माने जोना देश के 37,000 बा एक व्यक्ति के कमाई ओकरा के हमने के निम्न देश या ओकरों के विकसित देश के कैटेगरी में रखल गया बा। इसके बाद है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 प्रति वर्ष थी, इसलिए भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है। मतलब कि भारत जो है बा वो विकसित देश के रूप में नहीं थे, ठीक बा। 2004 के अनुसार अभी के नया अपडेट आई वो बता दो, ठीक बा। इस तरह से आप लोग का आज की क्लास खत्म हुआ और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, पसंद कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।